साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट 10 का प्रमुख आयोगों के एमसीक्यूज। जैसा कि आपको पता है, अगर हम आपको बताएं यहाँ पर एक जो स्मार्ट स्टडीज होती है, यानी कि किस तरह से हमको कवर करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको बताएं कि लगभग 15 से 20 प्रश्न यहाँ पर आपके आयोग से आने वाले हैं, क्योंकि एक्ट हटा दिए गए हैं और एक्ट की जगह पर आयोग को ऐड किया गया है। तो समझ लीजिए कम से कम 20 प्रश्न आपको आयोगों से मिलने वाले हैं, तो आयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करते हैं एमपी की, तो एमपी के सारे चैप्टर को मिलाकर के 1/3 पार्ट यानी कि 30 प्रश्न आपके एमपी से बन रहे हैं। तो समझिए कि आयोग, पॉलिटी और एमपी ये तीनों मिलकर के ही आपके आधे पेपर को कवर कर रहे हैं, यानी कि 50 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। तो इन तीनों पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद में आपका यूनिट 9 आ जाता है। यूनिट 9 से कम 10 से 15 प्रश्न अगर कंप्यूटर को मिला लेते हैं तो यूनिट 9 से आपके बनने वाले हैं। तो लगभग 65 प्रश्न आपके यहाँ से बन गए हैं। ठीक है, 3 से 4 यूनिट से ही 65 प्रश्न बन गए हैं। करंट अफेयर आपका यहाँ पर कवर करेगा, कम से कम 8 से 10 प्रश्नों को करंट अफेयर कवर कर रहा है, तो आपका कट ऑफ यहाँ से ही क्लियर हो जाता है अगर आप इन चीज़ों की बेहतरीन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने रैपिड फायर 25 प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं बाल संरक्षण आयोग से। एक ऐसा आयोग जिसे लोग छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा कठिन लगता है और छोड़ करके स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। लगभग 3 से 4 प्रश्न आपको बाल संरक्षण आयोग से मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बाल संरक्षण आयोग अभी हाल ही में न्यूज़ में बना हुआ है। दिल्ली में जो है ऐसे कुछ इनिशिएट लॉन्च हुए हैं बाल संरक्षण आयोग से संबंधित, जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो सारे करंट के प्रश्न को भी यहाँ पर कवर करेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं आयोगों से संबंधित। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए 25 प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए है 5 मार्च 2007, ऑप्शन बी है 14 नवंबर 2007, ऑप्शन सी है 1 अक्टूबर 2007, ऑप्शन नंबर डी है 5 मार्च 2006। तो बताइए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था, कब इसका फॉर्मेशन किया गया था? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का फॉर्मेशन किया गया था, इसका गठन किया गया था। आपसे सीधे प्रश्न फैक्ट वाला पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रैपिड फायर राउंड है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर कवर करने हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान किस धारा में किया गया है? कौन सी धारा में बताया गया है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा? ऑप्शन ए है धारा 2, ऑप्शन बी है धारा 3, ऑप्शन सी है धारा 4, ऑप्शन नंबर डी है धारा 5। 2 सेकंड का समय है आपके पास में, सोच करके आंसर लगा लीजिएगा। चलिए आपका समय समाप्त होता है, सीधे आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि धारा 3 में यहाँ पर बताया गया है कि बाल संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। धाराओं से आप थोड़ा अगर कुछ याद आ रहा हो आपको, तो आपने एक्ट जब पढ़े थे, जो एक्ट हटा दिए गए हैं उनमें भी धाराएं हुआ करती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि आयोग से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। 15 से 17 प्रश्न आपको आयोग से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तैयारी आपने अच्छी की होगी, अच्छे से आपने आयोगों को पढ़ा होगा। अब जरूरत है कि आपको कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें कि आप दूसरों से आगे निकल जाएं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्यों का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया, यानी कि क्या क्या कार्य किए जाएंगे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा, उनका उल्लेख किन धारा में किया गया, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है धारा 12, ऑप्शन बी है धारा 10, ऑप्शन सी है धारा 6, ऑप्शन नंबर डी है धारा 13। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि धारा 13 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्यों का उल्लेख किया गया, यानी कि कौन कौन से कार्य किए जाएंगे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा, उनका वर्णन धारा 13 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं सीधे। देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रीय की बात की जा रही है, जरा प्रश्न को गौर से पढ़िएगा। ऑप्शन है 5 वर्ष या फिर 67 वर्ष आयु, ऑप्शन बी है 3 वर्ष या फिर 62 वर्ष आयु, ऑप्शन सी है 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष आयु, और ऑप्शन नंबर डी है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष आयु। चलिए सीधे आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए तो जो बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा सौंप देगा। यानी कि या तो उसके जब से उसने ज्वाइन किया है उसके बाद 5 वर्ष पूरे हो जाएं, या फिर जब उसने ज्वाइन किया है उसकी एज कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा सौंप देता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है, याद रखिएगा यहाँ पर अध्यक्ष की बात नहीं की गई है। दोनों प्रश्नों में बहुत अंतर है और ये आपको अंतर अपने दिमाग में रखना है। पूछा क्या गया है? सदस्यों के कार्यकाल। ऑप्शन है 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष आयु, ऑप्शन बी है 3 वर्ष या फिर 60 वर्ष आयु, ऑप्शन सी है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष आयु, ऑप्शन नंबर डी है 5 वर्ष या फिर 60 वर्ष की आयु। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 3 वर्ष या फिर 60 वर्ष की आयु जैसे ही पूरी होती है वैसे ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य अपना इस्तीफा सौंप देगा। तो याद रखिएगा, अध्यक्ष का कार्यकाल अलग है और जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल अलग है। अध्यक्ष का कार्यकाल है 5-65, सदस्य का कार्यकाल है 3-60। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सारे प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्य हैं। कौन कौन से कार्य राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा किए जाते हैं? बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु विभिन्न कानूनों द्वारा उपलब्ध सुरक्षा उपायों का परीक्षण करना, ऑप्शन बी है बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, ऑप्शन सी है विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों के मामलों को देखना, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी कृत्य जो है वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य हैं। कौन कौन से? तो बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु विभिन्न कानूनों द्वारा उपलब्ध सुरक्षा उपायों का परीक्षण करना, यानी कि सही से जो सुरक्षा उपाय के लिए यहाँ पर कानून बनाए गए हैं उनका अनुपालन सही से किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इसकी ओर गौर करेगा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, बालकों के कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों के उल्लंघन की, जैसे आर्टिकल 21 है तो उससे संबंधित जो भी अधिकार है उनकी जांच करेगा कौन? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चे, मान लीजिए किसी को पैरालिसिस है, ठीक है, तो उनको विशेष जो है मतलब कि विशेष देखभाल की जरूरत है, तो उसके लिए अलग से यहाँ पर सेंटर बनाए जाते हैं, ठीक है, पैरालिसिस वालों के लिए अलग से, पोलियो वालों के लिए अलग से सेंटर बनाए जाते हैं देखभाल करने के लिए। तो उस सेंटर पर कार्य सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये सारी जानकारी यहाँ पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा जांच की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों के वेतन भत्तों एवं सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय की बात की जा रही है। देखिए, कुछ शब्द हैं जिन पर आपको गौर करना पड़ेगा, ठीक है, जब भी आप प्रश्न पढ़ो। यहाँ पर राष्ट्रीय शब्द को आपको गौर करना है कि राष्ट्रीय पूछा जा रहा है या फिर स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में पूछा जा रहा है कि इनके वेतन भत्तों और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार करेगी राष्ट्रीय का, और जहाँ पर स्टेट की बात आ जाती है तो वहाँ पर राज्य सरकार इसका जो है कार्यान्वयन करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की अनुशंसा के लिए गठित चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत कंफ्यूजन प्रश्न है, लोग कई बार गलत करके आएंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा कि कौन इनकी नियुक्ति करेगा। तो एक चयन समिति बनेगी, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर डी, यानी कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो होंगी वो इसकी अध्यक्षता करेंगी। यहाँ पर बहुत लोग गलती से प्रधानमंत्री लगा सकते थे, राष्ट्रपति लगा सकते थे, लेकिन याद रखिएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ पर बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, क्योंकि इसी मंत्रालय के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीपीसीआर, ये आपका जो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। एनसीपीसीआर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अध्यक्ष या सदस्य 2 से अधिक पद धारण नहीं कर सकता है, अध्यक्ष की पदावधि 3 वर्ष की होगी, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है, आयोग के सदस्यों में से कम 2 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर सी, यानी कि अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। यह गलत है, क्योंकि आयु जो है वो सदस्य की अलग है और अध्यक्ष की अलग है। अध्यक्ष की क्या है 5-65, सदस्य की क्या है 3-60, 5-65 3-60, 5-65 3-60, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना उसको आप 5-65 कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन बन जाएगा। अगर यहाँ पर अभी देखते हैं तो यहाँ पर बी और सी दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बी में भी कहा गया अध्यक्ष की पदावधि 3 वर्ष होगी जबकि 5 वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद में उनकी मृत्यु, त्यागपत्र एवं अन्य कारणों से रिक्ति हो जाती है तो कितने दिनों के अंदर रिक्ति पद भरे जाने के प्रावधान है? यानी कि किसी वजह से जो अध्यक्ष एवं सदस्य है अगर वो कहीं पर चले जाते हैं या किसी वजह से बीमार हो जाते हैं तो रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो उसको कितने दिन के अंदर ही भर लिया जाएगा, चाहे वे अध्यक्ष हों चाहे वे सदस्य हों? ऑप्शन नंबर ए है 65 दिन, ऑप्शन बी है 45 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 180 दिन।
चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर उस पद को भर लिया जाएगा। किसी वजह से अगर सदस्य या फिर अध्यक्ष बाहर चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मृत्यु कारित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको 90 दिन के अंदर अंदर उस पद को भर लिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? फिर से आपको एक ही शब्द पर गौर करना है, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब केंद्र सरकार, राज्य मतलब राज्य सरकार। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति को, केंद्रीय सरकार को, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को या फिर संसद को? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि केंद्रीय सरकार को यहाँ पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ठीक है, तो जो भी वहाँ पर उन्होंने कार्य किया होगा, जो भी यहाँ पर परीक्षण किया होगा, वे सारे परीक्षण एवं कार्यों की रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय सरकार को सौंपेंगे, प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की लेखाओं की संपरीक्षा कौन करता है? कौन चेकिंग करता है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सही कार्य किया है कि नहीं? जैसे ही वे अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को देते हैं, तो केंद्र सरकार किसके समक्ष प्रस्तुत करेगी कि भाई साहब आप इसको चेक कर लीजिए, इन्होंने कार्य सही से किए हैं या फिर नहीं किए हैं। ऑप्शन ए है CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी, ऑप्शन सी आयोगों द्वारा अंतर स्थापित विभाग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बच्चों जैसे संवेदनशील मामलों में कोई संपरीक्षा नहीं होती है। चलिए आंसर देख लेते हैं कि कौन संपरीक्षा करेगा, कौन जांच करेगा। सही आंसर है ए यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG जो है वो यहां पर जांच करेगा कि बाल संरक्षण आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो सही है या फिर गलत है। CAG यहां पर जांच करता है। आपको पता होगा केंद्रीय सरकार के सभी लेखा परीक्षण कौन करता है? तो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। सर स्टेट के भी जो भी यहाँ पर जांच करता है ना, वो भी आपका CAG ही करता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं लोकल बॉडीज़ की, तो लोकल बॉडीज़ की जो भी जानकारी, जो भी लेखा परीक्षण करता है, वो राज्य का CAG करता है। मतलब राज्य में जो जांचकर्ता यहाँ पर होता है राज्य के द्वारा, वो यहाँ पर लोकल बॉडीज़ के सारा लेखा परीक्षण करता है। बल्कि केंद्र और राज्य के लेखा परीक्षणों का जिम्मा किसके पास में है? CAG, कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न यहाँ से बनता है कि आपको क्या यहाँ पर आज के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन है वर्तमान में? आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता 1989 के अनुसार किस आयु के व्यक्ति को बच्चे की श्रेणी में रखा गया है? इनमें से कौन सी ऐसी एज है जिसे बच्चे की श्रेणी में रखा गया है? 16 वर्ष से कम आयु, 17 वर्ष से कम आयु, 18 वर्ष से कम आयु या फिर 14 वर्ष से कम आयु? तो 1989 का जो अधिनियम है उसके अनुसार किस आयु के बच्चों मतलब व्यक्ति को बच्चों की श्रेणी में रखा गया है? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि अगर आपकी एज 18 वर्ष से कम है तो आपको बच्चों में काउंट किया जाएगा, जो संयुक्त राष्ट्र समझौता 1989 हुआ है। वहीं पर अगर भारतीय संविधान की बात करते हैं तो 14 वर्ष से कम आयु के लोगों को बच्चे माना जाएगा, 14 वर्ष के बाद के आयु के लोगों को वयस्क माना जाता है। या ये आपको याद रखना है, क्योंकि 14 वर्ष के बाद में हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर 14 वर्ष की आयु के जो नीचे होते हैं उन्हें ही यहाँ पर बच्चे माना जाता है। 14 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों को बच्चा नहीं माना जाता भारतीय संविधान में। जबकि जो यूएनओ की यहाँ पर लिस्ट है 1989 अधिनियम है, उसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे वो लोग होंगे वो यहाँ पर बच्चे काउंट होंगे बाल संरक्षण अधिकार आयोग के संबंध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। ऑप्शन बी है यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन डी है दोनों गलत है। चलिए आंसर देखते हैं क्या होगा आंसर। सही आंसर है सी यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि यह एक सांविधिक निकाय, ठीक है, सांविधिक निकाय ना कि संवैधानिक, ठीक है, याद रखिएगा, सांविधिक निकाय है जिसका गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किया गया। सर संवैधानिक और सांविधिक में फर्क क्या? थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए संवैधानिक वे होते हैं जिनका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है, जैसे कि वित्त आयोग हो गया, चुनाव आयोग हो गया, ये सारे आयोग संवैधानिक आयोग हैं। सर सांविधिक आयोग क्या है? तो जिनका निर्माण कोई नया अधिनियम बना करके किया जाता है, अधिनियम के माध्यम से किया जाता है, वे सांविधिक निकाय होते हैं। जैसे कि बाल संरक्षण आयोग का जो है यहाँ पर जो निर्माण किया गया है वो बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। सर यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करते हैं, ये हमने आपको शुरू में ही बता दिया है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की स्थापना का उद्देश्य किसकी निगरानी करना है? इनमें से कौन से ऑप्शन की निगरानी करना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधिनियम 2005 का है? ऑप्शन नंबर ए है 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के अधिकारों की निगरानी करना। ऑप्शन बी है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जा रही नहीं दी जा रही इसकी निगरानी करना। बाल मजदूरी पर रोक लगाना। बताइए कौन सा कार्य है यहाँ पर बाल संरक्षण अधिकार का? ठीक है,
सही आंसर की बात करें, सही आंसर है डी, यानी कि ये तीनों के तीनों कार्यों की निगरानी करना राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार के अधिकारियों का ये कार्य है। इन तीनों चीज़ों की निगरानी करना उनका जिम्मेदारी बनती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग मतलब नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इन प्रश्नों को लगाइए। अभी हम और प्रश्न लेकर के आएँगे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से संबंधित और अन्य सभी आयोगों से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि आयोग जो है हमने जैसा आपको शुरू में बताया 15 से 20 प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेगा आयोग, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है शांता सिन्हा, ऑप्शन बी है अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन सी है अवनी वैश्य या फिर ऑप्शन नंबर डी है सुचेता कृपलानी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि अरुणिमा सिन्हा नहीं, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी नहीं है, याद रखिएगा शांता सिन्हा जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो शांता सिन्हा जो हैं वो यहाँ पर प्रथम अध्यक्षता रही हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। इसको हम जब आपके लिए पीडीएफ देंगे तो हम इसको बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे, ये तो बताया गया है। जिसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। कितनी महिला सदस्य होंगी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 2 महिला सदस्य यहाँ पर होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कम से कम 2 महिला सदस्य जरूर होंगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इस समय में अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के? करंट का यह प्रश्न बन सकता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शांता सिन्हा, ऑप्शन बी है कुशल सिंह, ऑप्शन सी है प्रियंक कानूनगो, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर सी, यानी कि प्रियंक कानूनगो जो है वो वर्तमान में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा, बहुत जल्द हम यहाँ पर कोशिश करेंगे जितने भी आयोगों के अध्यक्ष हैं उनकी एक अलग से लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाए, क्योंकि देखिए एक ना एक आयोग के अध्यक्ष आपसे जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है ना? तो ये प्रश्न तो बनना ही बनना है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है या फिर पहले अध्यक्ष कौन है। सभी आयोगों के वर्तमान और पहले अध्यक्षों को जरूर पढ़ करके रट करके जाइए। एक प्रश्न यहाँ पर आना है, 2 नंबर आप यहाँ पर अपना क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथ ही साथ में आपसे कहते हैं, अगर प्रश्नों का लेवल आपको पसंद आ रहा हो, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, हमारे समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो भाई मेरे वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलिएगा। एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, 1 सेकंड का, 1 सेकंड से भी कम समय जाएगा यहाँ पर आपको लाइक के बटन पर प्रेस करने में, ठीक है? देखिए, निम्न में से कौन राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रहे हैं? इनमें से कौन ऐसे हैं जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रहे हैं? ऑप्शन ए है कुशल सिंह, ऑप्शन बी है शांता सिन्हा, ऑप्शन सी है स्तुति नारायण काका या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है डी, यानी कि ये तीनों लोग राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? कुशल सिंह, शांता सिन्हा, स्तुति नारायण काका। तो शांता सिन्हा पहले ही हैं, आपको याद भी रखना है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, राज्य राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा में दिया गया है? गौर कीजिएगा, हमने शुरू में भी आपसे कहा था राज्य और राष्ट्रीय इन 2 शब्दों पर जरूर गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। किस धारा में यहाँ पर इसके गठन की प्रावधान की बात की गई है? धारा 17, धारा 18, धारा 20, धारा 21। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि धारा 17 में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस तरह से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्टेट बाल संरक्षण आयोग का यहाँ पर गठन किया जाएगा। तो अधिनियम 2005 की धारा 17 में यह वर्णन किया गया है और धारा से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो क्लियर करते हुए आगे बढ़िएगा। मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। एमपी की बात है तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है ग्वालियर, ऑप्शन नंबर डी है जबलपुर। क्या हो सकता है आंसर? देखिए, समय हम आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके पास समय है ही नहीं, ठीक है? गिने चुने दिन बचे हुए हैं, ठीक है? उसमें भी आप क्या समय लेंगे? आंसर देखिए, आंसर लगाइए, आगे बढ़िए, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा पेपर देने जाने से पहले। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रीय के बारे में हमने बता दिया था, किसे सौंपता है? केंद्रीय सरकार को। तो आप यहाँ पर सीधे आंसर लगा सकते हैं कि जो राज्य का हो वो किसे सौंपेगा। तो भाई मेरे राष्ट्रपति, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्यपाल। और आंसर की बात करते हैं, सही आंसर बी हो जाएगा, राज्य सरकार को सौंपेगा। जब राष्ट्रीय है वो केंद्र को सौंप रहा है, तो जो स्टेट वाला होगा वो किसको सौंपेगा? राज्य को सौंपेगा। जो भी कार्य यहाँ पर राष्ट्रीय के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, वही कार्य यहाँ पर स्टेट के द्वारा, गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं, आपको पता ही है, ठीक है? तो सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? एमपी की बात की जा रही है। चलिए आंसर देख लेते हैं सीधे। सही आंसर ए यानी कि वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। 22 दिसंबर 2007 डेट भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये एमपी का प्रश्न है, एमपी से संबंधित है, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 2007 को मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको पता है स्टेट का कितना होता है और राष्ट्रीय का कितना होता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 5 वर्ष या फिर 62 वर्ष, 3 वर्ष या 62 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की जो आयु है वो मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की कार्यकाल की है। अध्यक्ष की बात की जा रही है, याद रखिएगा। तो 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो है वो स्टेट के अध्यक्ष की कार्यकाल होता है, जबकि 5-65 केंद्र का होता है। अध्यक्ष 360 होता है, मतलब सदस्य जो है वो 360 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्यपाल। आइए आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर है बी यानी कि राज्य सरकार करेगा। जैसा कि वहाँ पर केंद्र सरकार करती है, यहाँ पर राज्य सरकार करेगा। ठीक है, सीधा सा आपका फैक्ट वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सभी आगे आयोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आने वाले हैं। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हम आगे प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आएँ या फिर नहीं लेकर के आएँ, और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर राज्यपाल। चलिए आंसर देख लेते हैं। शायद ये प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। सही आंसर है बी यानी कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है ना, वो अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, ये प्रश्न है, याद रखिएगा। तो राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? तो राज्यपाल को यहाँ पर, राज्य सरकार को यहाँ पर प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार क्या करेगा? उसे अपने विधानसभा में रखवा देगा, फिर जांच वगैरह होगी। कौन जांच करेगा? याद रखिएगा, CAG ही जांच करेगा। याद रखिएगा इस बात को, CAG ही जांच करेगा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो भी यहाँ पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कैसे लगे आपको प्रश्न? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर लेकर के आते रहते हैं। आज भी करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जरूर देख लीजिएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में आज हमने अवार्ड भी डिस्कस किया। डेली हम एक अवार्ड डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज भी हमने यहाँ पर एक अवार्ड डिस्कस किया है, पद्म भूषण पुरस्कार, यानी कि पद्म पुरस्कार जितने भी दिए गए हैं 2021 में, उनकी हमने यहाँ पर चर्चा की है। कैसे दिए गए, कब दिए गए, कितने लोगों को दिए गए, किस क्षेत्र में दिए गए, सारी जानकारी आज वाली करंट अफेयर में दी गई है। जा करके जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।